मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स से, एमपी जीके, एमपी स्टैटिक जीके एंड एमपी करंट अफेयर्स. It is the most important topic for your prelims examination as well as for mains. But mains की बात हम बाद में करेंगे, ठीक है? तो start making notes from दैनिक भास्कर every day. मध्य प्रदेश जीके को कंठस्थ कर लो. एक बुक को हम मेन बुक बनाए. हमारे एमपी जीके की बुक है ना, जो एग्जाम ओरिजिनल्स की मध्य प्रदेश जीके की बुक्स हैं, they are very good. You can take those as a starting point. इसके अलावा जो दूसरे पब्लिकेशन की बुक्स हैं, उनको आप एंसिलरी बुक्स की तरह यूज कर सकते हो, ठीक है? लेकिन मेन बुक आपको एक रखना पड़ेगा. एग्जाम के एक हफ्ते पहले आप 10 बुकों से रिवाइज नहीं कर सकते हो. आपको लिमिटेड सोर्सेज रखने पड़ेंगे. और अभी आपके पास काफी समय है. आप चाहो तो अपने छोटे छोटे नोट्स भी बना सकते हो, बुक्स को 2-3 बार रिवाइज भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, राइट? So number 1 is your previous year's papers, your Madhya Pradesh current affairs, reading Dainik Bhaskar, and your Madhya Pradesh static GK. These are the most important things as of now. इसके अलावा कुछ static subjects हैं जिससे हमेशा questions पूछे जाते हैं. Polity के बहुत easy questions हर बार prelims में आते हैं. इतने easy होते हैं कि आप मतलब आपने basic polity भी पढ़ी है, थोड़ा बहुत knowledge आप कर सकते हो. Polity हमें अच्छे से करनी है. ज्योग्राफी ओवरऑल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना एमपी का ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है, राइट? देन और इकोनॉमी में बहुत कुछ नहीं पूछा जाता है. उसमें भी मध्य प्रदेश का जीडीपी, एमपी की जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, अगेन इकोनॉमी का फोकस इज आल्सो ऑन एमपी. सो एमपी को हम जितना थॉरली पढ़ेंगे उतना हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों में अच्छा कर सकते हैं. इस बार का मेंस का पेपर देखा था आप लोगों ने? कितने लोग लिख चुके हैं मेंस? इस बार का लिखा था आपने? तो व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ एमपी जीके? नहीं, पर आपको देते हुए लगा होगा ना कि एमपी का बहुत पूछा है या नहीं पूछा है. और कोई who else appeared for the mains? देखो ये चूंकि पहला एग्जाम था चेंज पैटर्न पे, और अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा पिछला जो मेंस का था, उसमें मैंने बिल्कुल ये कहा था कि जो टॉपिक्स लिखे हैं सिर्फ वो टॉपिक्स प्रिपेयर करो, उससे पिन पॉइंटेड क्वेश्चंस आएंगे. और वही हुआ है हमारे मेंस एग्जामिनेशन में. क्योंकि इस बार पहली बार पैटर्न चेंज होकर जब होता है एग्जाम, वो इजी होता है. वो जो टॉपिक उन्होंने सिलेबस में दिया है एज इट इज वही टॉपिक पूछा गया है. तो अगर आपने कुछ भी नहीं किया होता, सिर्फ टॉपिक वाइज नोट्स बना लिए होते हैं, नोट्स पढ़ लिए होते, तो भी आप मेंस क्लियर करने की स्थिति में होते, राइट? और एमपी जीके कितना पूछा गया? यूनिट्स में भी एमपी जीके का बहुत अधिक वेटेज है अगर आप लोग देखोगे सिलेबस. तो सिलेबस में वेटेज है तो नॉर्मली आपका पेपर में भी वेटेज है एमपी जीके का, ठीक है? लेकिन इस बार आप यू कैन एक्सपेक्ट द पेपर टू बी स्लाइटली टफर सिंस इट्स द सेकंड टाइम, और उनको थोड़ा घुमा फिरा के तो देना ही पड़ेगा, ठीक है? तो ये हो गया हमारा प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, न्यूज़पेपर रीडिंग, स्टैंडर्ड बुक्स, हाउ टू मेक नोट्स. ये अगेन मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, हाउ टू मेक नोट्स. देखो हमें नोट्स हर सब्जेक्ट के नहीं बनाने हैं. अगर कोई चीज हमारी लक्ष्मीकांत में अच्छे से दी हुई है, हम उसी चीज को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं अपने रजिस्टर में, तो दैट इज नॉट वाइज. क्योंकि वही चीज तो वहां पे है. आपको नोट्स उन चीजों के बनाने हैं जहां पे आपको एक टॉपिक मल्टीपल सोर्सेज से लिखना पड़ रहा है. फॉर एग्जांपल अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो एनसीईआरटी 9th 10th 11th तीनों में इंडियन ज्योग्राफी में एक ही टॉपिक को बार-बार लिया है, इंडियन रिवर्स को. उसी में 9th में भी बताया है, 10th में बताया है, 11th में बताया है. किसी एक को हम बेसिक माने, 11th की इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट को हम बेसिक बुक माने, उसमें जो जो चीजें हैं वो हम अच्छे से करें. 9th और 10th की बुक में कोई एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाता है अगर हमें, तो हम 11th वाली एनसीईआरटी में जो साइड में राइट साइड जगह रहती है ना खाली, वहां पे हम पेंसिल से ऐड करते जाएं. या फिर कोई ऐसा टॉपिक है जो बिल्कुल ही डिफरेंट है, हम इंटरनेट से निकाल
कोई ऐसा एनसीईआरटी में कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी रहती है जो पैराग्राफ फॉर्मेट में रहती है, और पैराग्राफ फॉर्मेट में हम याद नहीं कर पाते हैं, वी कैन रिमेंबर इन पॉइंट फॉर्मेट। तो अगर हम उस पैराग्राफ को पॉइंट्स में बनाना चाहिए 1 2 3 4, तो हम नोट्स बना सकते हैं उन चीजों के। तो जहां पे आपको नोट्स कब कब बनाना है, जहां एक सोर्स नहीं है हमारी इंफॉर्मेशन का, या जहां पे इंफॉर्मेशन ऐसे फॉर्मेट में है जो आपको रिमेंबर करने में मुश्किल है, और आप अपनी रिमेंबरेबिलिटी बढ़ाने के लिए, अपनी याददाश्त में छापने के लिए अपनी राइटिंग में उतारना चाहते हैं, वहां पे आपको नोट्स बनाने हैं, राइट। नोट्स बनाने में अगर हमारे पास 1 साल का समय है तो हर चीज के नोट्स बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास अभी लिमिटेड समय है, तो मेक only make the notes of what is difficult for you to comprehend from the written। क्लियर है? ये चीज क्लियर है? ठीक है। और लास्ट पॉइंट हमारा आ जाता है टेस्ट सीरीज देनी है या नहीं, अपेयर होना है, कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी नहीं इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज के बारे में थोड़ा बहुत मैं आप लोग को बता ही चुकी हूँ। टेस्ट सीरीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। कितने लोगों ने टेस्ट सीरीज दे रखी है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी फॉर्मेट में? क्या आप लोगों को उसके बाद मतलब कैसा लगता है? क्या कॉन्फिडेंस बढ़ता है या फिर डर लगता है या फिर? हम बहुत बेनिफिशियल था, क्योंकि पिछला अटेम्प्ट जो था मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, वो मतलब इट वाज नॉट, आई वाज नॉट सिलेक्टेड, बट फिर भी मतलब जो भी मेरा परफॉर्मेंस था बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आया था। देखो टेस्ट सीरीज में 2 चीजें होती है, आपको देना है वो इम्पोर्टेंट है, उसमें कोई लॉस नहीं है। आपसे जो टेस्ट सीरीज से कोई लॉस तो नहीं हो सकता, लेकिन उसके रिजल्ट से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होना है कि हम बार बार टॉप कर रहे हैं या बहुत अच्छा मार्क्स आ रहे हैं तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए, या फिर कम मार्क्स आ रहे हैं, हम मार्क्स बढ़ा नहीं पा रहे हैं तो हम बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाए। दोनों ही कंडीशन नहीं आनी चाहिए। मैंने वही कहा, हम सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस हमें देखनी है। अगर आपके आंसर्स गलत हो रहे हैं तो ये एनालाइज करो गलती किस तरह की हो रही है। क्या आपने वो चीज पढ़ी नहीं है? पढ़ी नहीं है तो फिर नॉलेज की कमी है, तो हमें उस क्षेत्र में पढ़ाई करनी है। सेकंड हो सकता है पढ़ी थी पर याद नहीं थी, तो रिवीजन करना है। और तीसरी चीज, पढ़ी थी याद भी थी लेकिन कुछ उस समय दिमाग नहीं चला, तो साइकोलॉजी पे काम करना है हमें। और चौथी फिर चीजें हो जाती है सिली मिस्टेक्स, कि गलत सर्कल फिल कर दिया, जल्दीबाजी में कुछ गड़बड़ हो गई, राइट। ये 4 तरह की ही मिस्टेक्स हो सकती हैं आपके टेस्ट सीरीज में, और ये मिस्टेक्स आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज में ही करनी है, एग्जाम हॉल में नहीं हो। इसलिए हमें इन गलतियों से सीखना है। टेस्ट सीरीज का पेपर फेंक नहीं देना है, आपको पेपर अपने पास रखना है, उससे आपको नॉलेज भी मिलेगा, कुछ नए क्वेश्चंस भी मिलेंगे, आपने कैसे अटेम्प्ट किया उसका एक्सपीरियंस भी मिलेगा। तो टेस्ट सीरीज मेरे सजेशन में यू शुड टेक। मैंने भी ली थी जबलपुर में, वहाँ एक कोचिंग थी, अब तो बंद हो गई है कोचिंग, वहाँ से मैंने करी थी, क्योंकि वो जो टीचर थे वो सिलेक्ट हो गए, तो उन्होंने अपनी कोचिंग बंद कर दी। ठीक है, तो मैंने भी करी थी, बहुत ज्यादा नहीं की थी, मुझे लगता है मुश्किल से 10-20 टेस्ट दिए होंगे प्रीलिम्स के, लेकिन उससे थोड़ा बहुत आइडिया तो हमें लगता है कैसा टाइम मैनेज करना है, क्या है, राइट। सो दिस इज अबाउट दैट। और एक लास्ट टॉपिक और रहता है, कोचिंग करनी है या नहीं करनी है, और ऑनलाइन करनी है या ऑफलाइन करनी है। सो मैं एक ऐसी कैंडिडेट थी जो कभी भी कोचिंग के फेवर में नहीं रही, राइट। लेकिन मेरे पास एडवांटेज था मेरे कॉलेज टाइम का। मेरे पास 2 साल ऐसे थे जब मैं कुछ भी करूं मुझे कोई लॉस नहीं है, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट भी बाकी लोगों की तैयारी शुरू करने के साथ था। तो मुझे था अगर नहीं भी होगा वो भी ग्रेजुएशन के बाद 1 साल और ले लेंगे, क्या दिक्कत है। तो मेरे पास मेरे कॉलेज टाइम का एक अर्ली स्टार्ट का बेनिफिट था। तो कोचिंग जो है आपको करना बहुत जरूरी भी नहीं है, लेकिन अगर करते हैं हम तो हमें थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाता है। आपको कोचिंग की जरूरत नहीं है, कोचिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गाइडेंस, कोच करना। अगर आपको कोई कोच मिल जाता है, आपके फैमिली में कोई हो, आपके यू नो लाइक आई हैड माय मदर एज माय मेंटर, जो देखती थी मैं क्या पढ़ रही हूँ क्या नहीं पढ़ रही हूँ,
किस तरह से मेरी अप्रोच क्या है, कुछ नहीं भी समझ में आता तो वो समझा देती थी। मेरे पास मेरा मेंटर, मेरा कोच, मेरी कोचिंग थी। लेकिन कोचिंग से हमें फायदा वैसा नहीं होता है कि आपको हैंड हेल्ड करके कोई एग्जाम में सर्कल्स मार्क करवा दे, बट यू गेट अ काइंड ऑफ गाइडेंस, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। थोड़ा सा हम उस डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगते हैं और डिसिप्लिन हमें बना के रखता है कि मान लो पता है हमें शाम को 5 से लेके 7 बजे तक हमें यहीं बैठना है, तो हमारे ये जो शेड्यूल है, डेली का शेड्यूल, वो इस क्लास के अकॉर्डिंग सेट हो जाता है। सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे न्यूज़पेपर पढ़ना है, इतने बजे हमें रिवीजन करना है कल की क्लास का, फिर हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर हमें कोचिंग जाना है, कोचिंग से आके फिर रिवाइज करना है, टेस्ट सीरीज लगाना है, ये करना है। अंडरस्टूड? अगर हम सिर्फ अकेले घर में बैठे बैठे प्रिपरेशन करते रहते हैं तो हमारा शेड्यूल अगर प्लस माइनस भी होता है तो उसको दोबारा सेट करने का कोई सिस्टम नहीं है। अगर हम कहीं भी जा रहे हैं, इवन अगर आप लाइब्रेरी भी जा रहे हो तो भी आपका सिस्टम सेट हो सकता है, राइट? या अगर आप ग्रुप स्टडी कर रहे हो, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज यू हैव अ डेली शेड्यूल, दिस इज हाउ योर डे शुड गो लाइक। और अगर आप इस डिसिप्लिन को फॉलो कर सकते हो तो फिर डेफिनेटली इफ यू आर सेल्फ मोटिवेटेड एंड सेल्फ डिसिप्लिन, यू डू नॉट रिक्वायर कोचिंग एट ऑल। आप अच्छे नोट्स ले लो, अपने आप पढ़ लो, एक ग्रुप स्टडी कर सकते हो, राइट? बट अगर ये चीजें नहीं हो पाती हैं, और मेरी मानो मेरा एक्सपीरियंस भी है, ये चीजें हम बहुत कम हम खुद से कंट्रोल कर पाते हैं। तो अगर हम कर सकते हैं, इतना हमारा फ्रेंड सर्कल स्ट्रॉन्ग है, हम लोग इतना जॉइंट है, then it is very good. Otherwise you can have a disciplined lifestyle. तो कोचिंग में प्लस और माइनस दोनों चीजें हैं। माइनस बस फीस रहती है और कुछ नहीं रहता। So ये चीज है। एक क्वेश्चन और रहता है स्टूडेंट्स का, मैम आप कितने घंटे पढ़ती थी? तो I never fixed my hours to study. जितना भी टाइम मिलता था कभी भी मैंने काउंट नहीं किया। मुझे ये पता था जितना भी टाइम मिल रहा है वो सिर्फ पढ़ाई के लिए है, हमें और कुछ नहीं करना है। तो वो कभी 4 घंटे होता था, कभी 6 घंटे होता था। 6 घंटे से ज्यादा बहुत कम हुआ होगा, मतलब जैसे अब मैं सीरियसली बता रही हूँ, मुझे कभी याद नहीं रहा कि मैंने इतने घंटे आज पढ़ लिया, इतने घंटे आज पढ़ लिया, क्योंकि दिन भर सुबह से लेकर शाम तक आपको सिर्फ पढ़ना है। एंड मैं अवॉइड करती थी कहीं भी सोशल गैदरिंग्स में जाना, जितना अवॉइड हो सकता था। किसी भी घर की शादी में, रिश्तेदार की शादी में, किसी अंकल के बेटे की शादी में, मेरे पेरेंट्स को भी पता था, हालांकि देखो सभी के पेरेंट्स को, बेटा उनकी शादी में जाए तुम्हारी शादी में कौन आएगा, राइट? सो थोड़ा सा आपको भी वो चीजें कंट्रोल करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं कि आप पेरेंट्स को बोल रहे हो मैं शादी में नहीं जाऊंगा और वो आपको फोन चलाते हुए देख रहे हैं, तो उनका भी भरोसा टूटता है कि मेरे समय तो उसको नहीं जाना है और खुद के समय तो ये सीरियस तो है ही नहीं, राइट? सो यू हैव टू मेक दैट बैलेंस। तो कितने घंटे पढ़ते थे? जितना आपको समय मिल सकता है उतना आपको पढ़ना है, और बट एटलीस्ट 6 hours इज रिक्वायर्ड, राइट? और लास्ट पॉइंट है हमारा डिस्ट्रैक्शंस। मोबाइल फोन जब हम पढ़ाई करें दूर रख दीजिए। आपको कुछ भी ऑनलाइन चीजें देखनी है, इंटरनेट सर्च करना है, मम्मी का फोन ले आइए, ठीक है? या फिर लैपटॉप भूल लीजिए। लैपटॉप में उतने डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, उतने नोटिफिकेशंस, उतनी व्हाट्सएप पे पिंग 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 नहीं चलेगा। तो इट इज अपॉन यू, आप कैसे कंट्रोल करते हो। अगर मतलब जब हम तैयारी कर रहे थे तब इवन दो व्हाट्सएप आ चुका था, हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप भी बना था, 2015 में भी बना था, अभी भी चल रहा है कॉलेज वाला, पर उतना एक्टिव नहीं था व्हाट्सएप और सारी चीजें कि आपको कंटिन्यूअस डिस्ट्रैक्शन हो। और इंस्टाग्राम तो था ही नहीं, या था भी तो मुझे नहीं पता था, राइट? और फेसबुक पे मैं थी, आई वाज देयर ऑन फेसबुक, बट नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरीली एक्टिव कि हर थोड़ी देर में पोस्ट डाल रहे हैं, फिर पोस्ट कर कितने लोगों ने लाइक किया वो देख रहे हैं, फिर उसने मेरा लाइक क्यों नहीं किया, उसने किया, उसने क्या कमेंट किया, ऐसा मतलब ये सारी चीजें नहीं करनी है हमें, ना उसमें सोचना है। क्योंकि आप उस डायरेक्शन में सोचने लगते हो तो आपका ध्यान पढ़ाई से तो हट जाता है, फिर जहां भी जाए उसको कोई मतलब ओर छोर नहीं होता, बट पढ़ाई से हट चुका होता है जब आप अपना समय और अपना दिमाग उन चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हो।
तो इन सब चीजों को हटा दो, राइट? आपको ही कंट्रोल करना है कैसे आप अपना सोशल मीडिया एक्टिविटी को कंट्रोल कर दो। एक साथ नहीं रहोगे सोशल मीडिया में तो पहाड़ टूट जाएगा क्या? दुनिया इधर से उधर हो जाएगी। आपकी किसी फ्रेंड की एक्टिविटी आपको नहीं पता चल रही है, वो कहाँ घूमने जा रहे हैं, वो कौन से कपड़े पहन के कौन सी पार्टी में गए हैं, तो क्या हो जाएगा? या दो चार रील के ट्रेंड्स हम नहीं फॉलो करेंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं होगा ना, कुछ नहीं होगा। So social media for you people is nothing but a distraction. It has zero utility. Until and unless you are a very famous food blogger or video blogger or travel blogger or something like that, and people are paying you to support their brands and all, Instagram, Facebook has zero utility for you. अभी हमारा पढ़ाई करने का समय है, हम पढ़ाई करें। जब हम एचडीएफ की गाड़ी ले लेंगे तब हम इन्फ्लुएंजा बनेंगे, ठीक है? That was all from my end, and I wish everybody a very good luck and good wishes. अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन और है। अभी जैसे पीएससी नहीं हो रही है ना, from some time, तो हम ये एग्जाम की प्रिपरेशन करें या इसको छोड़ दें, दूसरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें? पटवारी का भी एग्जाम आ रहा है, या असिस्टेंट प्रोफेसर्स का, या इंजीनियरिंग का कोई, तो क्या करें हम? तो देखिए, इसमें एक पॉइंट ये है, आप किस तरह का जॉब चाहते हो, ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है। क्योंकि जो आपकी पहली जॉब होती है वो मान के चलो 70% ऑफ द केसेस वही आपकी आखिरी जॉब रहती है। एक बार जॉब में आने के बाद बहुत कम लोग होते हैं जो उसमें से टाइम मैनेज करके नेक्स्ट जॉब की प्रिपरेशन करके निकल सके। तो एक चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि जो भी जॉब के लिए आप अपेयर कर रहे हो उसकी प्रोफाइल आपको सूट करती है या नहीं करती है। आप पटवारी का एग्जाम सिर्फ एग्जाम देने के लिए मत दो। अगर आपको लगता है आप पटवारी की नौकरी में भी खुश रह लोगे, अगर पीएससी नहीं होती है हम पटवारी बने रहेंगे जीवन भर, तो आप दे दीजिए। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब लेना है तो हम जो भी जॉब आ रही है उसको दे दें, राइट? तीसरी चीज होती है, लेकिन हम सिर्फ पीएससी के भरोसे तो नहीं बैठ सकते हैं कि 2-4 साल नहीं करेगी तो हम क्या करेंगे। तो आप अपने कैलिबर या अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जॉब देख लीजिए। हो सकता है आपका टीचिंग लाइन में इंटरेस्ट हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर उस फील्ड का भर सकते हो, दैट इज अ डिसेंट जॉब। या फिर एसएससी का एग्जाम दे सकते हो, क्योंकि सब में जीके और वो सारी चीजें तो कॉमन रहती हैं। आपको सिर्फ जब एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन आएगा, जैसे अभी आ गया है कि मई में एग्जाम है, तब आप एमपी के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, राइट? या फिर अगर आपको सिविल सर्विसेज में ही जाना है तो फिर आप दूसरे स्टेट के पीसीएस भी दे सकते हो, आप यूपीएससी अटेम्प्ट कर सकते हो, आप यूपी पीसीएस, या फिर बाकी स्टेट्स के जो हिंदी भाषी राज्य हैं। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा का एक पेपर होता है, राइट? तो अब देखो, हर नौकरी से हमारे कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं, हमारी कुछ उम्मीदें होती हैं कि ये नौकरी से मुझे क्या मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने उत्तर प्रदेश बीसीएस का फॉर्म भी भर दिया था, इवन उत्तराखंड या हिमाचल का भी भर दिया था, जस्ट फॉर एक्सपीरियंस की देखे देखते। तो माय मदर सेड, बेटा हो गया तो वहां जाओगी क्या नौकरी करने, राइट? सो दैट वाज आउट ऑफ क्वेश्चन फॉर मी कि अगर देना है तो फिर एमपी देंगे, उत्तराखंड या यूपी में जाके तो नौकरी करेंगे नहीं। तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन थी जॉब से कि एमपी के बाहर हम नहीं जाएंगे, राइट? अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो आप दूसरे स्टेट्स मत भरो। तो हमें ये देखना है कि अगेन लार्जर पिक्चर, व्हाट डू वी वांट, और जो हम भर दे रहे हैं क्या हम उस नौकरी में रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। पटवारी भर दोगे, सिलेक्ट हो जाओगे तो जाओगे या नहीं जाओगे, ठीक है? वरना भरना सिर्फ पैसे और समय की बर्बादी है फालतू में, अगर आप एग्जाम्स भरते रहो, ऑलराइट? सो I hope most of your questions are covered. Now, if any other doubts or queries are there, we take them. Can you just tell me that everybody says if every student was supposed to read the editorial, then how I am supposed to
एडिटोरियल जो है वो आपकी थॉट प्रोसेस बनाता है रादर देन आपको पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन दे। वो आपको एक सोचने पे मजबूर करता है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जब आप अभी आपको कितना समय हो गया पेपर पढ़ते हुए? 6 months. So in 3-4 months you get an idea कि क्या इम्पोर्टेंट है उस एडिटोरियल में से, क्या नहीं है। जब आप प्रीवियस पेपर्स को एनालाइज करते हो तब आपको समझ में आता है कि किस तरह से उन चीजों को हम इसमें डाल सकते थे। और एडिटोरियल से भी वैसे फ्रैंकली एडिटोरियल्स का एमपीपीएससी में बहुत ज्यादा यूज नहीं है। जो द हिंदू के और द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स आते हैं दे आर ऑफ नॉट मच यूज। ऑफ कोर्स देखो मैं इसलिए नहीं कह सकती हूँ क्योंकि मैं पढ़ती थी। आई हैड बीन रीडिंग द हिंदू फ्रॉम माय थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज। मैंने लगभग 2-2.5 साल पढ़ा था तब मैं मेंस में अपीयर हुई थी। इसलिए मैं ये नहीं बता सकती हूँ कि एडिटोरियल्स का क्या रोल था या क्या रोल नहीं था, क्योंकि उनको लगातार पढ़ने से कुछ चीजें तो आपके अंदर जाती हैं। The way the words are written, what things are written, how to analyze a particular topic, तो वो चीजें it becomes a way of your writing, a way of your thinking। वो चीजें फिर आपके मेन आंसर में रिफ्लेक्ट करती हैं। तो एमपीपीएससी में डायरेक्टली मैं पिन पॉइंटेड नहीं बता सकती हूँ हाँ एडिटोरियल का इतना रोल है, लेकिन मैं बस अपने एक्सपीरियंस से ये बता सकती हूँ मैं पढ़ती थी 2 साल से, तो कहीं ना कहीं उसने मेरी थिंकिंग को और मेरी राइटिंग को अफेक्ट किया होगा, जो शायद मेरे आंसर्स में रिफ्लेक्ट हुआ और जिससे जो एग्जामिनर जो भला मानस था उनको वो अच्छा लगा। तो ये मत सोचो कि कहाँ यूज होगा, कैसे यूज होगा, पढ़ते जाइए अभी। और कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखती है जो आपको लगता है ये तो एकदम ही ज्वलंत होता है आएगा, उसके शॉर्ट नोट्स पॉइंट वाइज बना लीजिए। कभी उसी से रिलेटेड दोबारा कोई आर्टिकल आएगा, एक पेज का बनाइए, उस पेज की जगह छोड़ दीजिए, उसी में ऐड ऑन कर सकते हैं हम, राइट। बट उसमें बहुत ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना है। आप उन चीजों पे टाइम दीजिए जिनसे क्वेश्चंस आने की संभावना हमें पता है कि आएगा ही आएगा। केस स्टडी के लिए व्हाट वी डू इज वी विल हैव अ सेपरेट क्लास समडे। केस स्टडीज को हम स्टडी ही कर लेंगे, मतलब 4-5 केस स्टडीज जो पिछले सालों में आई हैं उनको हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, राइट। एंड मैं ये भी कोशिश करूंगी अभी जो आप लोग की टेस्ट सीरीज चलने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट वाली, उसमें कुछ पेपर्स में जैसा भी पॉसिबल होगा संडेज पे आई विल कम फॉर टेस्ट सीरीज डिस्कशन। तो आपने किस तरह एक्चुअली देखो पेपर अप्रोच कैसे कर रहे हो, आप ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट कर रहे हो, व्हाई दैट पर्टिकुलर ऑप्शन, वो भी कुछ चीजें रहती हैं। आई विल ट्राई टू कम फॉर पेपर डिस्कशन। केस स्टडी पहले प्रीलिम्स क्लियर करूंगा फिर केस स्टडी बताऊंगी, ठीक है। केस स्टडी विल हैव अ सेपरेट क्लास समडे। तो अभी कैसे बताओ मुझे। I will solve some case studies for you। Case studies में बस बहुत queries आती हैं। Case study हम लोग solve करेंगे किसी दिन इसी तरह सेमिनार लेके, ठीक है। प्रोफेसर सर we have some। Which publication to choose? Purvika publication or Maheshwari or any other publication that you want to suggest for? एमपीजी के Maheshwari is good। Maheshwari in Hindi and English both is good। आपको 2019 से देख रहा हूँ तो थोड़ा सा मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ। मैम आपको मैं तब से देख रहा हूँ जब आप अकेडमी में वीडियो बना के डाले थे, तो एक छोटा सा एक्सपीरियंस है मेरा आपके साथ। मैंने प्रिपेयर करना चालू किया, आप बोल रहे हो कि जैसे कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने ऐसे ही प्रिपेयर करना चालू कर दिया था। और एकदम जो अपने पुरानी वाली 2019 का जो सिलेबस था उसमें पॉलिटी वगैरह तो उसमें ऐसे लिख दिया था और ऐसी सिंपल लाइनें लिखी हुई थी। तो मैंने प्रिपरेशन चलते नहीं है तो मैंने देखा कि यार इसके नोट्स कैसे बनाएंगे। अब जैसे हम है वैसे हमारा दोस्त है, तो मैंने इनसे पूछा कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है फिर इसमें पढ़ना क्या क्या है, तो बोलते हैं इसमें सब पढ़ना है। बनाने वाले को 3 साल लगे, अपन को पढ़ने में तो 4-5 साल लग जाएंगे। फिर मैम आपने एक वीडियो था जिसमें आपने बोला क्या कि आईफोन लगा हुआ है, फिर अपन को ये जो चीज़ें दी हैं वो पढ़ना है। तो वो एक मेरा आपके साथ बहुत पुराना एक्सपीरियंस है। तो मेरे को ऐसा लगा था मैम आप अभी स्क्रीन पर मैं आपको 1.5 में
आदत इतनी हो जाती है ना, हम देखते हैं कि स्क्रीन पे किस लगता है कि हमें यहाँ पे ऑप्शन होगा। बोल भी देंगे। अभी तो मैम मैंने इसकी प्रिपरेशन शुरू की है, इसीलिए 3-4 सालों से ऐसा हुआ है इसलिए कि बहुत ज़्यादा हो गया है। और दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैंने सोच ही लिया कि पहले एक बैच जब तक नरोदा में खड़ा नहीं हो जाएगा तब तक तो दोबारा अपन चालू नहीं कर पाएंगे। तो अभी कौन सी एग्जाम की बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, बैंकिंग Banking। और बहुत जल्दी जल्दी एग्जाम होते हैं, बहुत जल्दी से रिजल्ट देंगे। ठीक है, वो मैंने वही कहा, अगर आप लोग में कैलिबर है, आपका इंटरेस्ट है उस किसी भी फील्ड में, आप उसकी प्रिपरेशन इसके पहले हम घर वाले घर से बाहर फेंकते हैं, मैं कुछ करता हूँ। और मैम इसलिए मैंने करियर बैकअप रखा। my nephew is here, please let him पूरा सेमिनार सुना है। आज मैं जाके आपको सुनिए, को शो भी क्या नाम है आपका? अंशु। कितने बड़े हो आप? बड़े हो क्या बनोगे? बनेंगे नहीं? अच्छा। But you'll get one. चॉकलेट लेके जाएंगे। थैंक यू मैम। मैम अभी आप जो पद पर हो, वो आपकी एक्सपेक्टेशन थी उस पद से, तो आपको वो सब कर पा रही हो या उससे ज़्यादा कर रही हो या उससे कम कर रही हो? गुड क्वेश्चन। हम लोग खुद से ये पूछते हैं। जब मैंने ज्वाइन किया था, मतलब 4-5 महीने तो मैं यही सोच रही थी, यार was it worth it? क्या है, क्यों है, आपको चीजें समझने में समय लगता है। किसी भी नौकरी के प्लस और माइनस दोनों होते हैं। आप प्राइवेट सेक्टर में होंगे, आप 20-25-50 लाख का भी पैकेज ले रहे होंगे, तो उस जॉब के भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स होंगे, राइट? तो सिमिलरली इस जॉब के भी प्रोज एंड कॉन्स होंगे। कॉन्स की अगर हम बात करें, कॉन्स मैंने आप लोगों को बताए हैं। वर्क लाइफ बैलेंस, टाइम नहीं रहता है, कुछ बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, रिमोट लोकेशंस में आप रहते हो। मैं जहाँ रहती थी, मैं क्योंकि माय नीड्स आर वेरी लिमिटेड, मुझे बहुत ज्यादा हाई फाई और मल्टीप्लेक्स और शॉपिंग मॉल और ये सब की जरूरत नहीं है। तो मैं प्योर गांव में रहती थी। मेरे घर के सामने बहुत प्यारा सा एक पहाड़ था, कच्ची रोड्स थी, पगडंडियां थी, खेत थे। ऐसा था कि वहीं से बस मूली के पत्ते तोड़ के ले आए और हम आज खेत से लेके आए हैं खाना बनाने वाली फूड। तो बिल्कुल ही सिंपल रूरल लाइफस्टाइल थी। बट कुछ लोगों को वो चीज सूट नहीं करती है। कुछ लोगों को मेट्रो सिटीज, अच्छे बड़े शहर, शोर शराबा, जहाँ शॉपिंग भी करने जा सके, संडेज मूवी भी देख सके, ये सब पसंद है। तो ये दोनों चीजें रहती हैं। रिमोट लोकेशंस में आपकी पोस्टिंग होगी और आपका उसमें कोई कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है? इसके अलावा एक योर वे ऑफ लाइफ इज लिमिटेड। आप हर जगह हर तरह, मतलब एक तरह से नहीं रह सकते हो। अभी आई कैन नॉट रोम द स्ट्रीट्स वेरी फ्रीली। बात तो फिर भी बड़ा शहर है, बट जहाँ भी आप पोस्टेड हो, योर सोशल लाइफ इज वेरी लिमिटेड। आप हर किसी से हर तरह से इंटरेक्ट नहीं कर सकते हो, आप पार्टीज नहीं कर सकते हो, आप हर तरह के कपड़े नहीं पहन सकते हो। तो ये चीजें लिमिटेड हो जाती हैं। तो दिस इज अ वे ऑफ लाइफ। रोज क्या है, जो मैंने आपको कहा, एक जॉब सेटिस्फैक्शन होती है इस चीज में। आपको लगता है कि आप सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हो, आपके बस में जितनी चीजें, आप किसी की लाइफ को चेंज कर रहे हो। ये मुझे कब सबसे ज्यादा फील हुआ, कोविड के समय। कोविड में जब सब लोग घर में थे, लोग डॉक्टर्स को बोलते हैं सब गानों में, सारे पोस्ट में, लोग पुलिस को बोलते हैं, लोग सफाई कर्मचारियों को बोलते हैं। ऑफ कोर्स दे डिड देयर बिट, बट ये सारे यूनिफॉर्म वाले लोग हैं जिनको आप डिपिक्ट कर सकते हो। लेकिन एक जो राजस्व विभाग है, राजस्व विभाग मतलब कलेक्टर से लेके पटवारी तक, राजस्व विभाग की कोई यूनिफॉर्म नहीं होती है, लेकिन हर चीज में जहाँ सफाई कर्मचारी था वहाँ राजस्व विभाग था, जहाँ डॉक्टर्स थे वहाँ राजस्व विभाग था, जहाँ पुलिस थी वहाँ राजस्व विभाग था। तो आप हर जगह हो। हमने मतलब फर्स्ट वेव के दौरान लोगों को वापस लाने के लिए बसेस करने से लेके उनको राशन पहुंचाने तक, हॉस्पिटल्स में एडमिट कराना, एम्बुलेंस
एम्बुलेंस पहुंचवाना, उनकी डेड बॉडीज जलवाना, जहाँ पे जो रिलेटिव्स थे वो छूने नहीं वाले थे, वहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तहसीलदारों ने, पटवारियों ने, एसडीएम्स ने डेड बॉडीज जलवाई हैं। वो A to Z हर चीज एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी सब ने किया है। तो उस समय ऐसी सिचुएशन थी जब आपको लगता है कि चूंकि मैं यहाँ पर हूँ, मेरे कारण कुछ ऐसी चीजें हैं जो कंट्रोल हो रही हैं, जो मैं नहीं होती तो शायद ये चीजें इतने बेहतर तरीके से नहीं हो रही होती, या मेरे रहने का कुछ तो फर्क पड़ रहा है, राइट? तो तब आपको अपनी इम्पोर्टेंस महसूस होती है और आपको लगता है that you made the right decision in coming into the services. And I'm very thankful that God gave me this opportunity to serve the people of my country, my state, in such a way that I could be useful to them in some way or the other, especially during the COVID. तो मैं तो बहुत ही शुक्रगुजार रहती हूँ और यही जॉब सेटिस्फैक्शन है, यही ग्रोथ है। तो शायद जो मैं सोच के आई थी, कभी कभी फ्रस्ट्रेशन भी होती है, प्रकाश सर से बात भी होती है, कभी लाइव सेशन लेना है, कुछ है, मैंने टाइम सेट कर दिया और कैंसिल कर दिया। एंड प्रकाश सर यूज्ड टू बी सो फ्रस्ट्रेटेड, यार तुम इतनी बिजी भी नहीं हो, तुम इतनी बिजी हो, राइट? तो नाउ ही हैज अंडरस्टूड हाउ डिफिकल्ट और हाउ बिजी द जॉब इज, इसलिए अब वो बोलता भी नहीं है ज्यादा, राइट? तो आपको कभी कभी फ्रस्ट्रेशन भी होता है, यार I was living so far away from my husband and there was no way, प्राइवेट जॉब होती तो छोड़ के भी आ जाते, राइट? दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेते, वर्क फ्रॉम होम कर लेते, तो पूरी दुनिया वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, हम लोग वर्क फ्रॉम स्ट्रीट्स कर रहे थे, राइट? तो फ्रस्ट्रेशन भी होता है, चीजें आपके कंट्रोल में नहीं रहती हैं, कुछ चीजें सिस्टम की होती हैं, वो सिस्टम आपके कंट्रोल में नहीं है। ट्रांसफर जब तक बहुत चीजें सिस्टम सेट नहीं होता है तब तक ट्रांसफर नहीं होते हैं, until unless you have a different set of system, right? So for 1.5 years I was living away from my family, ना मम्मी पापा से मिल पा रहे, ना हस्बैंड से मिल पा रहे, ना किसी, फ्रस्ट्रेटिंग भी हो जाता है, ना छुट्टियां मिल रही हैं, तो उस समय बहुत गुस्सा आती है, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब कोई आता है आपके पास, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो आपको लगता है आपके होने का फर्क पड़ता है, राइट? तो 1.5x So the job has given me more than I had expected. So मेरा एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम ये है कि अपना कॉन्फिडेंस लेवल कैसे मेंटेन करूं। मतलब ऐसा कि लाइक बहुत मेहनत करके मेरी निकाल दी जाती है, अल्टीमेट चाहे पे सिम्टम क्या है, तो मतलब मेरे से तो बोलने में भी नहीं आता, मैं उससे कैसे करूं? अच्छा तो बोल रही हो मैम, मेरी हार्ट बीट नॉर्मल रेट से फास्ट चल रही है, आपसे बात करके। these are acquired qualities, आप बोलना सीख सकते हो, बोलने मेरा में ये पहला सेमिनार, मतलब मैं हमेशा सोचती थी कि मैं जब तक नहीं निकलूँ बाहर, नहीं बात करूँगी, तो मैं नीमच से भोपाल आए ताकि इसे सुने। पहला सेमिनार ये आपका है, मैंने आज तो एसडीएम से ही बात करके आऊँगी। okay, these things are not extraordinary कि सिर्फ आप ही को होती है, सबको होती है, मुझे भी होती है ना, मुझे अभी भी होती है, आप ये मत सोचो। तो ये चीजें डेवलप की जा सकती है, आप जितना बोलोगे, मिरर के सामने प्रैक्टिस करो, है ना? और किसी भी भाषा में मत जाओ कि मुझे इंग्लिश में ही बात करनी है, मुझे हिंदी में ही बात, जिसमें कंफर्टेबल हो, और सामने वाले को अपना दोस्त समझो। ये मत सोचो मैं एसडीएम से बात कर रही हूँ, सोचो मैं अपनी दीदी से, अपनी बहन से बात कर रही हूँ, या कोई भी किसी बड़े से बात कर रहे हो, तो इमेजिन आपको कोई रिलेटिव है, आप उससे बात कर रहे हो, जिस तरह की अपनी मम्मी से बात करने में आपको शिवरिंग होती है, नहीं ना? तो सामने वाले को बहुत कैजुअली लो, ये मत सोचो कि किसी स्टेज पे खड़े हो आप वैसे बात कर रहे हो, आप सोचो कि वो आपके रिश्तेदार हैं, आपको कोई चीज समझा रहे हो, कुछ बात कर रहे हो, राइट? तो ये चीजें एक्वायर हो सकती है। आप अभी अपने नॉलेज पे काम करो, अपने प्रीलिम्स और मेंस निकालने पे काम करो, इंटरव्यू के पहले आप मुझसे आके मिलना, मैं आपको 15 दिन में आपको सारा डर निकाल दूंगी, ठीक है? मेरा बस एक ही क्वेश्चन है कि पढ़ाई कर सकते हैं, हार्ड वर्किंग है, डेडिकेशन है आपके अंदर, बट समटाइम्स आपको बहुत इमोशनल ट्रॉमास आते हैं कि अप्स एंड डाउन से लगता है कि नहीं हो रहा है, कुछ चीज़ें जो डिस्टर्ब करती
आपके लिए जो आपका मोटिवेशन है ना, आपके पेरेंट्स जो आपको पॉजिटिव वाइब्स देती है, जो चीजें आपके कुछ अच्छे दोस्त हो सकते हैं, खास दोस्त, आपके मम्मी पापा हमेशा आपका अच्छे ही सोचेंगे। आप मेडिटेशन या योगा में बिलीव करते हुए आपको आता है, आप वो चीजें एक्वायर कर सकते हो। लिसनिंग टू लाइट म्यूजिक, वॉकिंग इन फ्रेश एयर, थोड़ा रनिंग कर लो तो दिमाग बहुत शांत हो जाता है। तो ये सारी जो चीजें, स्पिरिचुअलिटी में अगर आप बिलीव करते हो, यू कैन जस्ट थिंक अबाउट गॉड। आप किसी मंदिर चले जाओ, मंदिर में बहुत पॉजिटिविटी रहती है। कुछ मंदिरों में इतना मतलब मंदिर आर कंस्ट्रक्टेड इन सच अ वे कि वहाँ देयर इज नथिंग बट पॉजिटिव एनर्जी ऑल अराउंड, राइट? तो समय लगता है, सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। मैं नहीं कहूँगी कि मैं अगर रैंक 1 आई थी या मैं अगर एसटीएम, तो हमेशा मेरी लाइफ बहुत स्मूथ चलती है, राइट? हमारी भी लोस एंड हाई सब कुछ रहता है। यू हैव दोस मेंटल एंड इमोशनल ट्रॉमास, एवरीबॉडी हैज दोस, बट उससे डील हमें करना है। धीरे धीरे करते करते हमारी पर्सनालिटी बनती है। हम कौन है, हम अपने ट्रॉमा से बनते हैं। हमने उसको कैसे ओवरकम किया, वो हमारे स्कार्स हैं, वो हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, राइट? सो जस्ट कीप योरसेल्फ सराउंडेड विद पॉजिटिविटी। नहीं है सराउंडिंग में तो जाके ढूंढो उस पॉजिटिविटी को एंड जस्ट मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, मेक इट अ रिचुअल। हर संडे जाना है वहाँ पे, मम्मी पापा से रोज इतने बजे बात करनी है, राइट? एंड देखो, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस पॉजिटिव हो सकती है, तो कभी नेगेटिव मत बनाना कि ओह माय गॉड मम्मी पापा तो इतना एक्सपेक्ट करते हैं, मैं क्या कर रही हूँ, मैं उनको नीचा दिखा दूंगी, मैं उनकी उम्मीदों पे बुनी हूँ। ऐसा नहीं है। पेरेंट्स हैव एक्सपेक्टेशंस, आप नहीं भी खरे उतरते हो, वो कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ गले लगाएंगे और प्यार करेंगे, ठीक है? उसको अपने नेगेटिव वे में मत लेना। यू कैन नेवर लेट डाउन योर पेरेंट्स, व्हाटएवर यू डू। आप किसी का मर्डर करके भी आ जाओगे और मम्मी पापा को बोलोगे तो भी वो कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये चीज हमेशा दिमाग से लगा देना कि यू आर लेटिंग डाउन योर पेरेंट्स इन एनी वे। It is only a source of your positivity, never negativity. Okay? मैम जब हम लोग प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो ऐसे कौन से पॉइंट्स होते हैं जिन पर हमें मेन फोकस करना चाहिए, जो हमें हेल्प करते हैं? मतलब सब्जेक्ट वाइज की ओवरऑल हर सब्जेक्ट में ऐसे मतलब कौन से पॉइंट होते हैं जिन पर हमें मेन फोकस करना चाहिए? देखो, आप टेस्ट सीरीज में आओगे ना तब समझ में आएंगी वो चीजें। बाकी प्रीवियस ईयर्स पेपर्स और टेस्ट सीरीज, ये दोनों चीजें आपको बताएंगी हर टॉपिक में कौन सी सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, राइट? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको समझ में आएगा। मैम शॉप के साथ पढ़ाई कैसे मैनेज करें? क्योंकि ये कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें सपोर्ट करना पड़ता है। तो समटाइम्स लगता है कि और लोग तो 10 आवर्स पढ़ रहे हैं, अपन 2 आवर्स के लिए दे पा रहे हैं, तो उस टाइम उसको कैसे डिमोटिवेट रखें, हमको सॉरी मोटिवेट रखें और कैसे मैनेज कर सकते हैं? कितने आवर्स सफिशिएंट होंगे पढ़ाई के लिए? देखिए, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए सबसे पहले ये सोचना हम बंद कर दें कि जो लोग फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास 10 घंटे हैं, 12 घंटे हैं। उन 12 घंटे में से भी 50% लोग नहीं पढ़ते हैं, ठीक है? कितने लोग सीरियस है, कितने नहीं। तो जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, सबसे पहले हम उसको छोड़ दें, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब जो चीज़ हमारे हाथ में है, कितने घंटे मिल रहे हैं हमें? अगर आपको 2 घंटे मिल रहे हैं, 2 घंटे कम है। आपको किसी भी तरह नहीं तो 4 से 5 घंटे आपको मिनिमम पर डे निकालने पड़ेंगे। अब उस 4-5 घंटे को कैसे निकालोगी? अगर 8 बजे सुबह सो के उठ रही हो तो 6 बजे उठो, 5 बजे उठो। कुछ तो अगर आपको एक एडवांटेज है, एक एक्स्ट्रा जॉब का, एक बैकअप का, जो दूसरे लोगों को नहीं है, तो आपको कहीं तो उसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा सैक्रिफाइस, थोड़ा सा हार्ड वर्क, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। तो आप 5 बजे उठो, 6 बजे उठो, सुबह का टाइम यूटिलाइज करो या रात में एक्स्ट्रा जागो, टाइम मैनेज करो। तो आपको किसी भी तरह 4 से 5 घंटे निकालने पड़ेंगे। अब वो कैसे निकालते हो आप, या सेम क्वेश्चन है। घर क्या होती है ना, ऑफिस में बहुत सारा प्रेशर रहता है, तो घर पे आके मतलब डिस्टर्ब हो जाते हैं, अपन सोचते तो मैं पढ़ नहीं पाते, तो उसको कैसे हम क्या करें? जैसे आप कितने बजे ऑफिस रहता है आपका? 9 to 9 से 6:30। 6:30 पे आइए आप। शाम को आके अपना थोड़ा सा फ्रेश होके, हाथ मुंह धो के, चाहे तो मैं एक नींद ले लें आधे पौने घंटे। आप सो के उठोगे तो अपना फ्रेश रहो, प्रेशर्स नहीं आएंगे। अगर आप देखो, 2 तरह के लोग होते हैं, तो सुबह पढ़ पाते हैं या शाम को पढ़ पाते हैं। आप किस कैटेगरी के हैं? शाम को
सुबह मान लो 7 से 8, 8 से 9 के आसपास, ठीक है। और शाम के टाइम आप मेन स्टडी के लिए रखिए। शाम को आके फ्रेश होके हाथ मुंह धो के चाहो तो सो सकते हो एक हाथ बीच में, या तो 7 से 9 पढ़ो, 9 बजे खाना वाना खा के 1 घंटे की नींद ले लो 11 बजे तक, फिर 11 से 2-3 बजे तक पढ़ो, फिर 3 से 7 इधर, समथिंग लाइक दैट। कुछ ऐसा शेड्यूल आपको बनाना पड़ेगा जिससे आप 4-6 घंटा निकाल सकें। मैनेज कैसे करें? जैसे ये पता है डिस्ट्रैक्शन वर्सेस गोल, गोल इम्पोर्टेंट है कि ये करना है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन जब आता है तो उसे मैनेज नहीं कर पाते हैं कि फिर उसी की तरफ फ्लो चला जाता है। मोबाइल है या कभी फ्रेंड से बात करना है, या पता है कि ये गलत है लेकिन फिर भी कर ही रहे हैं, तो उसे कैसे मैनेज करें? तो देखो एक काम करो, तो अपना 6-8 घंटे का पढ़ाई का समय है ना, उसको सिर्फ पढ़ाई करो। फ्रेंड से बात करना है, फ्रेंड से मिलने जाना है, इंस्टाग्राम चलाना है, उसको उस 6-8 घंटे के बाहर का टाइम है। बीच बीच में ये नहीं कि 15 मिनट पढ़ा, 15 मिनट फोन चलाया, फिर 10 मिनट पढ़ा, उसमें भी 5 मिनट फोन चलाएगा। जब पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब सब कुछ छोड़ के, दीन धर्म दुनिया छोड़ के पहाड़ों पे जाके वहीं पे पढ़ाई करो। Stay connected to your friends, stay connected to people, but don't take it in between your studies. जब पढ़ रहे हो तब तो फोन को थोड़ा सा बंद कर दो, ना स्विच ऑफ कर दो। कोई बहुत इमरजेंसी हो दरवाजे ना खटखटाए ना, करना पड़ेगा। देखो जो कर लेता है नहीं करता है, प्रश्न पूछेगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, फास्ट अटेम्प्ट कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में देखो बताया फर्स्ट अटेम्प्ट ऐसा कुछ अनोखा नहीं होता है। यही सब चीजें हम हर अटेम्प्ट में करते हैं। मैंने आपको बताया ना, मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई डिफरेंस था ना सेकंड अटेम्प्ट में, सब कुछ सेम थी चीजें, राइट। तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट में दे रहा है, जो लास्ट अटेम्प्ट में दे रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं है। आपके पास बस बिगिनर्स लक का एक एडवांटेज होगा। बाकी क्या करना है, कैसे करना है, वही तो अपनी बात हुई है अभी। वही बुक लिस्ट है, वही बुक्स हैं, वही नोट्स हैं, वही न्यूज़पेपर है, जो सबको करना है वही फर्स्ट अटेम्प्ट पर। मैम जैसे जो वीकेंड में साथ जो रहने वाले हैं, उससे फिर अलग से और उनके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, उसी में हो जाएगा। अच्छा, ये एक क्वेश्चन रहता है, जो बुक सेट है एग्जाम ओरिजिनल्स का, क्या वही सफिशिएंट है, उसके अलावा भी कुछ पढ़ना है? देखो बुक, कोई भी ऐसी एक बुक नहीं हो सकती जो आपको बोल दे कि इसी से पूरा पेपर आएगा। अगर ऐसी बुक होती सब लोग रैंक 1 आते, है ना। तो देखो हमें ये करना रहेगा, एक बुक को मेन बुक बनाना है, सिलेबस को देखना है, सिलेबस क्या कहता है, सिलेबस में जो टॉपिक है अगर वो हमें उस बुक से सफिशिएंट मिल जाता है, ठीक है। अगर हमें लगता है उसमें 2-4 पॉइंट्स और होने चाहिए इधर उधर के, हम गूगल सर्च करके उसमें ऐड कर सकते हैं, या कोई और बुक में देख सकते हैं इस टॉपिक का क्या और पॉइंट्स लिखे हैं, और उसमें अगर 2-4 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते हैं उसको भी इस बुक में ऐड कर दें। कोई भी एक बुक 100% सफिशिएंट नहीं हो सकती है। मैंने आपको पहले भी कहा, एक बुक हमको मेन रखनी है और एक दो बुक उसकी सपोर्ट में रखनी पड़ेगी। एक दो बुक से मिला जुला कर ही हमारे कंप्लीट प्रिपरेशन होती है। अगर आप सोचो हमने सिर्फ लूसेंट पूरी रट डाली है तो हमारा प्री निकल ही जाएगा, नहीं है। अगर आप सोचो हमने सिर्फ एग्जाम ओरिजिनल्स के नोट्स पूरे रट डाले हैं हमारा प्री मेंस इंटरव्यू निकल ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो रटने में बहुत लोग माहिर हैं, उसको आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हो वो सब चीजें भी मायने रखती हैं, ठीक है। जैसे कि अभी ट्रेंड चल रहा है करंटली कि रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं और ये सच में बहुत अफेक्ट करता है। आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फ्रॉम लाइक लास्ट ईयर, तो प्रॉब्लम यही हो रहा है कि इस बार कट ऑफ 77 गया था फॉर जनरल। तो अभी सब लोग ये बोल रहे हैं कि 2019 वाले अभी भी दे रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो अभी भी कंसिस्टेंट हैं जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन नहीं छोड़ी है, तो उनसे कंपटीशन है 20 वालों से, 21, 22। और क्या यही रीज़न है कि 77 इतना ज़्यादा कट ऑफ गया क्योंकि मतलब लोगों ने बहुत ज़्यादा स्कोर किया या फिर पेपर ईजी था? तो अभी ऐसा हो गया कि यार पहले 65 या मैक्सिमम 70 भी लेके आ जाओ फ्रेंड्स पे, तो इट्स अगेन इन सेफ जोन।
अब मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या मुझे 90 के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो मैक्सिमम एक सेफ जोन बना के रखी कि यार 80 लेके आने हैं तो आने हैं, दैट इज माय मैक्सिमम स्कोर। तो प्रीलिम्स के लिए मुझे अभी थोड़ा I have covered this. This is something that is not in your control. हर साल पेपर अलग रहता है, उसकी डिफिकल्टी लेवल अलग रहता है, इसलिए हर साल कट ऑफ अलग जाता है। हम पिछले कितने भी सालों का ट्रेंड लेके कभी भी नहीं बोल सकते कि इस साल कट ऑफ इतना जाए। It depends entirely on that year's paper. आपके हाथ में क्या है, उस साल उस पेपर में जितने क्वेश्चंस आते हैं आपको उसमें से कितने बन रहे हैं। अगर आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर ली, पेपर डिफिकल्ट आया, तो आपके केवल 60 बनेंगे। भले आप 2017 से प्रिपेयर कर रहे हो, भले आप पिछले साल से प्रिपेयर कर रहे हो या इस महीने से प्रिपेयर कर रहे हो, और क्वेश्चंस हो सकते हैं करंट अफेयर्स के आ जाए, एमपी करंट अफेयर्स के आ गए इन 5 महीनों के, एंड आप बहुत अच्छा कर जाओ, तो उसमें बिल्कुल भी आप कब से तैयारी कर रहे हो वो फर्क नहीं पड़ता, और पिछले सालों का कट ऑफ कितना गया था वो फर्क नहीं पड़ता कि पेपर अब इजी हो रहे हैं या डिफिकल्ट हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उस साल का पेपर अपने आप में एक इंडिपेंडेंट स्टैंडिंग चीज है, और आपको सिर्फ उस पर फोकस करना है। अपने दिमाग में ये चीज नहीं डालनी है कि मेरा लक्ष्य इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। मैंने कभी टेस्ट सीरीज में कहा ना, हम बिल्कुल टारगेट बना के ना चले, उस पर्टिकुलर पेपर में हम अपना बेस्ट दें, और हमने कहाँ गलती की वो एनालाइज करें, रादर दैन हमारा रिजल्ट कितना जा रहा है। ठीक है मैम, मेरा क्वेश्चन ऐसे से रिलेटेड है। आपका भी माध्यम जो था इंग्लिश फॉर्मूला के मीडियम इंग्लिश, तो मैम आपने जब ऐसे लिखा होगा मीन्स एग्जामिनेशन में, तो उसमें आपने जो हिंदी का जो प्रयोग किया था वो शुद्ध हिंदी, बिल्कुल जो भारी भारी वर्ड्स रहते वो, या फिर जो आप एक तो जो ऐसे का पेपर रहता है ना, मुझे कभी समझ नहीं आया। मेरी हिंदी वैसे बहुत अच्छी है, वो शुद्ध है, राइटिंग वाइटिंग भी ठीक ठाक है, मतलब अच्छी है, ठीक ठाक, तो मैं अच्छी हैंड राइटिंग है, अच्छा लिखती हूँ मैं। एक बार मेरे ऐसे में 71 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100, और जिस साल 2017 में मेरे 48 नंबर आए। मतलब अगर 8 नंबर कम होते तो मैं क्वालिफाई नहीं कर पाती। तो पता नहीं मार्किंग किस तरह से हुई थी। बाकी आप नॉर्मल हिंदी में लिखोगे तो भी ठीक है, कोई उसमें इशू नहीं है, आपको बस थॉट प्रोसेसिंग फ्लो में होना चाहिए, राइट? मैं वही बोल रही हूँ ना, एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। बाकी लिखा तो मैंने दोनों टाइप में, मुझे तो लगता है मैं बहुत अच्छा ऐसे लिख के आई हूँ, तो भगवान का दया हो कि बाकी मार्क्स ठीक ठाक थे। मैम आपने बुक्स वगैरह पढ़ी थी ऐसे मैंने कुछ चार ऐसे वैसे पढ़े थे, कुछ जैसे महिला सशक्तिकरण पे, कुछ पर्यावरण पे, जो मोटे मोटे हमेशा उस तरह के टॉपिक्स आते हैं। उसमें क्या है, आप अगर एग्जाम के थोड़ा पहले बहुत सारी हिंदी पढ़ लो तो आपके दिमाग में हिंदी चलती रहती है, आप उसी में सोचते हो, उसी में लिखते हो। तो ऐसे के लिए आप बहुत सारे हिंदी के एसेज पढ़ लेना, तो आपकी शब्दावली, आपके सेंटेंस फॉर्मेशन सब उसके अकॉर्डिंग हो जाता है। मैडम, निबंध में आपने राज्यसभा टीवी का उपयोग किया, जो उसमें विशेष आता है, मैंने राज्यसभा टीवी में देख ही नहीं पाती, मैं मतलब उसमें मैं कंसंट्रेशन ही नहीं बैठा पाती हूँ, कभी थोड़ी देर में हट जाता है वो, तो पीएससी के लिए जरूरी नहीं है समझने, यूपीएससी के लिए भी जरूरी है। So, shall we end the session now? Thank you. Guys, session अभी थोड़ा बाकी है, because exam originals जिसका idea है, the mind behind the starter and the mind behind making it easy for all of you is here. So let us invite Mr. Prakash Vasu to express his gratitude. I hope you guys are enjoying this particular session. मेरा आपसे एक सवाल है, मतलब आपको क्या लग रहा है ये सेशन किसी का, मतलब होते रहते हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स और बहुत सारे सेशंस होते हैं, जल्दी जल्दी जवाब दो, खड़े रह जाइए। मोटिवेशन और इंट्रोडक्शन ऑफ एग्जामिनेशन, सारे वीडियोस देखने
आपको एमपीएससी की रियलिटी से मतलब रूबरू करना है। बहुत सारी जगह पे होता है कि बहुत सारी जगह पे ये हो रहा है कि आप लोग बहुत प्रोवोक हो जाते हैं एमपीएससी से, ये वीडियोस देखे वो वीडियोस देखे। हम चाहते हैं बहुत आराम से आप प्रिपेयर जरूर करें। अब लेकिन रियलिटी चेक होने के बाद सिर्फ हवा में प्रिपेयर नहीं करना है आप लोगों को, क्योंकि जब नीड स्ट्रांग होती है ना आपके आइडिया की, आपके सोच की, यार मैं क्यों करना चाह रहा हूँ या क्यों करना चाह रही हूँ, देन यू कैरी ऑन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। तो एक मोहम्मद अली की मतलब बॉक्सर, उनकी बहुत फेमस सेइंग है कि यार यू स्टार्ट यू नीड कमिटमेंट, बट टू फिनिश यू नीड कंसिस्टेंसी। और वो कंसिस्टेंसी आपके हवा के आइडिया की वजह से नहीं आएगी। जिसको लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ या मैं सच में करना चाह रही हूँ, उनको पता चल गया होगा कि रियलिटी क्या है। पेपर के बारे में आप सब जानते हो यार कि कितने स्टेजेस होते हैं, क्या नहीं होता है, क्या मार्किंग है। 2-4 जो है वो वीडियोस देख लेना यूट्यूब पे, बट द थिंग इज कि उसके बाद क्या होता है, आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए एग्जाम क्लियर कराने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज आपके काम की बात कर लेते हैं। सो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था, उस प्लेस ऑफ अ वेरी गुड कंपनी, मैं चाहता तो वहाँ रह सकता था, बट मेरा ये एजुकेशन सेक्टर में मुझे थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना है। एंड आई एम रियली थैंकफुल समगर मैम आल्सो लाइक केम अप की टू माय आइडिया कि यस वी कैन डू समथिंग फॉर द स्टूडेंट्स। एंड लाइक जो बच्चे स्टडी करते हैं स्पेसिफिकली इन इंग्लिश मीडियम, आज टोल्ड की इंग्लिश मीडियम में बहुत सारी चीजें नहीं थी। तो एक चीज है कि हम लोग फ्री ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं। बहुत ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे, बट हाँ 15 टेस्ट संडे टू संडे होंगे एंड उनके डिस्कशंस भी होंगे। डिस्कशन में बेस्ट पार्ट ये है कि हमारी फैकल्टी प्लस समगर मैम इस चीज से बिल्कुल फ्री है, कोई कुछ नहीं करना है, जो पहले आएगा उसको मिल जाएगी किसी कुछ नहीं। और एजुकेशन को हमें सस्ता ही करना है। अब फ्री तो यार देखिए क्या रहता है, बहुत सारे रिसोर्सेज रखती है एंड आप देख रहे हो यहाँ पे नगर में आप बैठे हो। सो थिंग इज कि फ्री तो हम शायद नहीं कर पा रहे, बट जितना मिनिमम होगा ना, ये मेरी गारंटी कि मैं आप लोगों से करके दिखाऊंगा। दैट्स माय कॉल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे कुछ आगे और चीजें, अर्जुन बैच जो चल रहा है एमपीएससी का क्रैश कोर्स, उसमें जिसको आना है वो फ्री में सुबह और शाम को आ सकता है। ठीक है, दैट इज अ वेरी बिग अनाउंसमेंट फ्रॉम माय साइड। फ्री मतलब फ्री ऑफलाइन। आप आइए, बैठिए, जितना पढ़ना है उतना पढ़िए। आई डोंट थिंक कि कोई भी ये कर रहा होगा, एंड दैट इज व्हाट वी आर हियर फॉर। एग्जाम ओरिजिनल्स का पूरा ऑब्जेक्टिव है कि आपकी जो एजुकेशन है ना उसको स्मूथ बनाना। एंड बहुत ज्यादा पढ़ने से एग्जाम नहीं निकलता है, आपकी दिमाग की मेमोरी बहुत लिमिटेड है। तो व्हाट वी एक्चुअली फोकस ऑन कि आप लिमिटेड पढ़ें। मैम ने बताया रिवाइज करना है, तो हमारी जो बुक्स हैं, देखो बुक्स की कॉस्टिंग आती है वो आपको अलग से पता चल जाएगी, बहुत ज्यादा नहीं होगी। सो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, आप एक बार यहाँ पे पढ़ोगे, आपको स्लाइड्स मिलेंगी, वो भी फ्री है। ठीक है, पीपीटीज है, वो क्रिएटिव पीपीटीज है। अब आओ उसको देखो, रिवाइज करो, उससे रिवाइज करना बहुत आसान होता है। ठीक है, दूसरी चीज हो गई तो तीसरी टेस्ट सीरीज है। तो अल्टीमेटली आपको सारी चीजें मिल भी रही है, वो भी फ्री में मिल रही है। बट थिंग इज की कंसिस्टेंसी नहीं होगी ना, नहीं निकाल पाओगे एग्जाम। मतलब अच्छा लगे बुरा लगे, आई डोंट एक्चुअली माइंड, नहीं होगा ना एटीट्यूड एग्जाम निकालने का, और हवा में वीडियो देख के नहीं निकाल पाओगे यार। द ओनली थिंग व्हिच मैटर्स इज योर गोल और योर एम, व्हाई यू वांट टू गिव दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो कोर्सेज बहुत सारे हैं, क्रैश कोर्स, फुल कोर्स, ऑनलाइन ऑफलाइन। एक और चीज है, हम कोर्स इस लेवल पे लॉन्च करते हैं, फिर हम उसकी प्राइस कम करते हैं, बाकी जगह पे प्राइस बढ़ाई जाती है। ठीक है, प्राइसेस कम हो रही है एग्जाम रिजल्ट्स की, ये भी बहुत लोगों को पता हो जिन्होंने लिया है। बाद में जाके उसकी प्राइस पहले 20 रहती, 15 होती थी, फिर 12 में हो जाती है। सेम कोर्स, कोई भी उसमें चेंज नहीं है। ठीक है, सो आई थिंक आई हैव कन्वेड माय थिंग एज वेल। सो थैंक यू गाइस फॉर जॉइनिंग इन। बताइए संडे को रहेगा 10 से 12 बजे, जो आपका मतलब जो पेपर होता है 9:30 11:30, वो हमें देखना पड़ेगा। एक्चुअली टाइमिंग ऑलरेडी रहती है, संडे को जो सेक्शन रहता है तो वो 9 से 12 के बीच में कहीं 2 घंटे का पेपर होगा। लेकिन हाँ, उसमें से देखो जितनी जगह है इसी में बच्चों को बैठाना है, तो जो बच्चा पहले रजिस्टर कराएगा, हम कुछ भी नहीं है कि आप ये कर लो, जो पहले रजिस्टर कराएगा उसका हो जाएगा, नाम लिखवाना है बस आपको। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तो मत करेंगे, जिसको जरूरत है इस बार के पेपर के लिए, बस वही लोग जो इस बार क्लियर होने जा रहे हैं, you guys should only apply for that particular thing. Anything else? और अगर आप लोग आना चाह रहे हैं एमपीएससी के एग्जाम बैठना है, मैं आपको ये बता दूं कि अभी हम लोग ना एमपी हिस्ट्री लगभग खत्म हो रहा है। एमपी हिस्ट्री का आपका प्रेजेंट से रिलेटेड आर्टिकल चल रहा है, ओके, और एमपी पॉलिटी ऑलमोस्ट खत्म है। बट आपका इसके अलावा एमपी जनरल अवेयरनेस वो बचा है, अगर आप चाहें तो अटेंड कर सकते हैं। एमपी ज्योग्राफी पूरा बचा हुआ है, और आपका एमपी ज्योग्राफी हो गया, एमपी हिस्ट्री स्पोर्ट्स, जैसे मैंने बोला एमपी इकोनॉमी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एमपी इकोनॉमी आपका है, एमपी स्पोर्ट्स है, ये वाले सेक्शन हम कवर करेंगे। उसके अलावा ये आपका मेन फोकस है, क्योंकि इससे पहले काफी तरह से क्लासेस चल रही हैं, तो काफी वीडियो कवर हो चुके हैं। तो आपके माइंड मेकअप करके आएगा कि अभी जो आपको क्लासेस यहाँ मिलेगी ना, वो एमपी से मिल रहा है, ओके। आप लोग में से कितने लोग इस बार पेपर दे रहे हैं? तो ऑलमोस्ट सभी दे रहे हैं, मतलब और इनमें से पहली बार कितने लोग दे रहे हैं?
ठीक है, तो आप लोग काफी एक्सपीरियंस है, काफी लोगों को काफी एक्सपीरियंस है, ठीक है। आप लोग देना चाहें तो रजिस्टर करा सकते हैं टेस्ट सीरीज के लिए। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर करवा रहे हो ना रजिस्टर, तो सारे टेस्ट दे ही देना फिर, क्योंकि आप किसी न किसी की एक फ्री सीट तो खा ही रहे हो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हिंदी मीडियम के बैचेस है, कल सुबह से 10 बजे से आओ, 10 से 1 बजे 1:30 बजे तक क्लासेस लगती हैं, यहीं बैठोगे और ये मेरी गारंटी है कि आप पूरा कोर्स यहीं बैठ के फ्री में करके जाओगे, ठीक है। और जिस बच्चे ने ऑफलाइन में एडमिशन लिया है, आप लोगों की भी फीस वापस हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऑफलाइन की कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन के लिए आपको एक्सेस नहीं मिल पाएगा बिकॉज देयर आर सर्टेन रीजंस फॉर इट, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट और कोई डाउट, ठीक है। चलो, एंड रजिस्ट्रेशन करा लेना क्योंकि लिमिटेड सीट्स हमारे पास, एनीथिंग एल्स, ठीक है। मैम वुड यू लाइक टू कंट्रीब्यूट समथिंग? ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन एंड आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेस सेशन। So guys, we would like to चाय